GSTR 9C रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आइए हम आज सीखते हैं GSTR 9C क्या है, GSTR 9C अप्लीकेबल किसको है और GSTR 9C कैसे फाइल किया जाता है और उसमें कॉमन मिस्टेक क्या हो सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं GSTR 9C क्या है। GSTR 9C एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है जिसमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिकॉन्सिलेशन GSTR 9 से किया जाता है। आसान भाषा में हम कह सकते हैं GSTR 9C ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्सेस GSTR 9 है। अप्लीकेबल किसको है? वो टैक्स पेयर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के अबव है उसको अप्लीकेबल है, मैंडेटरी है फाइल करना। आइए हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो GSTN ने ऑफलाइन यूटिलिटी इशू किया है, उसमें एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं और कैसे फाइल किया जाता है वो भी देखते हैं। तो आइए ऑफलाइन टूल पे अभी आते हैं पार्ट ए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसमें आपका यहाँ पे GSTN रहेगा, फाइनेंशियल ईयर रहेगा, लीगल नेम रहेगा, ट्रेड नेम रहेगा, नेम ऑफ द एक्ट इफ यू लाइबल टू ऑडिट अंडर एनी एक्ट है तो वो मेंशन होगा। अब आते हैं सीट 5 पे। इसमें रिकॉन्सिलेशन ऑफ ग्रॉस टर्नओवर दिखाया जाएगा। हम लोग रिकॉन्सिलेशन ऑफ ग्रॉस टर्नओवर करेंगे। तो 5A में आते हैं, टर्नओवर एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टर्नओवर होगा वो आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ओके। और दूसरा टर्न आते हैं 5B, अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में। वो अब ये क्या है? वो रेवेन्यू जो पिछली फाइनेंशियल ईयर में अर्न हुआ है लेकिन टैक्स इनवॉइस उसका नेक्स्ट करंट फाइनेंशियल ईयर में बना। जैसे आपने कुछ भी अर्न किया मार्च में जिसकी सर्विसेज आपने डिलीवर कर दिया लेकिन उसका टैक्स इनवॉइस अप्रैल में बना, उस कंडीशन में ऑन एक्रूअल बेसिस आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन टैक्स इनवॉइस नहीं बना, वो GSTR 9 में रिपोर्ट नहीं हुआ तो आपका यहाँ पे वो डिस्क्लोज होगा। अब आइए देखते हैं 5C, अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कुछ केसेस में एडवांस पे GST पे हो जाता है लेकिन एंट्री नहीं मारते हैं बुक्स में क्योंकि वो इनकम नहीं होती है, वो एक लायबिलिटी होती है, तो उसका डिस्क्लोजर हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब आइए देखते हैं डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। अब डीम्ड सप्लाई क्या है? डीम्ड सप्लाई वो सप्लाई है जो विदाउट कंसिडरेशन ट्रांजेक्शन होता है लेकिन एज पर GST लॉ उसको सप्लाई माना जाता है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं आइए देखते हैं। शेड्यूल 1 में कौन कौन से सप्लाई ऐसे हैं जिसको डीम्ड सप्लाई माना जाता है? फर्स्ट है ब्रांच ट्रांसफर। सेम पैन कार्ड पे GST लिया, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे अगर कुछ भी ट्रांसफर होता है विदाउट कंसिडरेशन तो उसको सप्लाई माना जाएगा। दूसरा रिलेटेड पार्टी ट्रांसफर, किसी डायरेक्टर को कुछ प्रॉपर्टी या कुछ भी ट्रांसफर हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन तो सप्लाई माना जाएगा। नंबर 3 प्रिंसिपल एजेंट ट्रांजेक्शन, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में विदाउट कंसिडरेशन कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको सप्लाई माना जाएगा। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, अगर किसी को बिजनेस एसेट्स ट्रांसफर हुआ है जिसपे ITC क्लेम किया गया है विदाउट कंसिडरेशन तो वो भी शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग सप्लाई माना जाएगा। तो वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे 5D में डिस्क्लोज करेंगे, डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। अब आते हैं 5E, क्रेडिट नोट इशूड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन एनुअल रिटर्न। अब ये क्या है? वो क्रेडिट नोट इस रो में वही क्रेडिट डिस्क्लोज होंगे जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद इशू हुए हों लेकिन उसका एडजस्टमेंट हम लोग GSTR 9 के एनुअल रिटर्न में कर दिए हैं, वो यहाँ पे डिस्क्लोज होगा। तो ये जो मिसमैच है ये एक टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से मिसमैच आएगा तो उसका डिस्क्लोजर हम लोग यहाँ पे करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेड फॉर इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नॉट परमिसेबल अंडर GST। वो ट्रेड डिस्काउंट जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसिडर कर लिया है बट GST लॉ के अकॉर्डिंग वो एडमिसेबल नहीं है, अलाउड नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्क्लोज कर देंगे। अब आगे चलते हैं। अब इसमें आते हैं 5H, अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अभी अनबिल्ड रेवेन्यू जो है यहाँ पे दिखाएंगे, एंड ऑफ द फाइनेंशियल जो हम लोगों ने अनबिल्ड है
सर्विसेज सप्लाई कर दिया बट उसकी बिलिंग नहीं हुई है, उसका डिस्क्लोजर हम लोग यहाँ पे करेंगे। अनएडजस्टेड एडवांसेस एज एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अगर अनएडजस्टेड एडवांसेस है तो उसका डिस्क्लोजर हम लोग यहाँ पे करेंगे। अनएडजस्टेड क्रेडिट नोट अकाउंटेड फॉर इन द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नॉट परमिसेबल अंडर जीएसटी, अगर आपने कुछ भी क्रेडिट नोट ऐसा अकाउंटिंग हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट में बट जीएसटी लॉ में परमिसेबल नहीं है तो उसका डिस्क्लोजर हम लोग इसमें करेंगे। 5 के में एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एससीजेड यूनिट टू डीटीए, अब इसका ट्रीटमेंट यहाँ क्यों आया? बुक्स ऑफ अकाउंट में यह एक नॉर्मल सेल्स की तरह रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन जीएसटी रिटर्न में यह एक आउटवर्ड सप्लाई की तरह नहीं दिखाई जाती है क्योंकि टैक्स डीटीए बायर इंपोर्ट के रूप में पे करता है। इस डिफरेंसेस को रिकॉन्साइल करने के लिए 5K में एडजस्टमेंट किया जाता है। अब आते हैं 5L टर्नओवर फॉर द पीरियड अंडर कंपोजिशन स्कीम, इसका एडजस्टमेंट क्यों आता है? अब अगर देखा जाएगा तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल टर्नओवर आते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट किया जाता है क्योंकि टैक्स रेट जो होता है वो कंपोजिशन का अलग होता है, नॉर्मल का अलग होता है। तो इसमें टर्नओवर फॉर द पीरियड अंडर कंपोजिशन, अगर कंपोजिशन स्कीम पर जो भी टर्नओवर होगा उसको सेपरेट शो किया जाएगा इसमें। अब आते हैं एडजस्टमेंट इन टर्नओवर अंडर सेक्शन 15 एंड रूल देयर अंडर, इसके बारे में देखते हैं क्या है। अब इसमें क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट में आपका टर्नओवर एक तरीके से रिकॉर्ड हो जाता है बट जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। सेक्शन 15 में जो आते हैं आपके, इसमें इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आते हैं, पैकेजिंग, फ्रेट, इंश्योरेंस, सब्सिडी, इंटरेस्ट, लेट फीस, ये सब वैल्यू आता है। बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग अलग हो जाती है बट जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू होती है उसका डिस्क्लोजर हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब आते हैं 5 एंड एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन की वजह से कुछ भी डिफरेंसेस आते हैं टर्नओवर में तो उसका डिस्क्लोजर हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब आते हैं 5O एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू रीजन नॉट लिस्टेड अबव, इसको एक तरीके से बैलेंसिंग हेड बोला जाता है। 5B से 5N तक कोई भी फिगर अगर उसमें फिट नहीं होता है हम लोग इसमें फिट कर देते हैं।